हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, और जिसमें हमारे लेक्चर 3 हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, हमने बोला था मैटर को हम प्रॉपर्टी में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन वो किया था हमने, उसमें केमिकली कैसे आइडेंटिफाई हम कंपाउंड को करते हैं। फिर हमने यूनिट की बात की। यूनिट में हमने बोला 2 तरह की यूनिट यूज़ करते हैं। एक हमारी होती है फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक हमने 7 बताए थे। जैसे हमने बताया था विद्युत धारा, है ना, आपका टेम्परेचर हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, है ना, आपकी पदार्थ की मात्रा हो गई, है ना, और क्या होता है आपका भार हो गया, मास हो गया किसी चीज़ का, और क्या होता है लेंथ। 7 आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है। कि मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि जैसे आजकल सीडी मोल से किलो में बिकती है, ठीक है। तो आपने आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब क्योंकि जब मूल मात्रक दिए गए, ठीक है, जब पेरिस में 1875 में क्या हुआ था, एक समिति बनी थी। उसने बोला था कि वर्ल्ड में ठीक अलग अलग प्रकार से कोई ये नहीं करेगा, ठीक, मात्रक को नहीं करेगा। जो 7 मात्रक हैं वो किसी भी मैटर को मेज़र करने के लिए पर्याप्त हैं, ठीक। उन्होंने ये भी कहा था इसके बाद अगर तुम्हें कोई और मात्रक चाहिए तो उन मात्रक को आप, ठीक है, इन यूनिट की मदद से, जो 7 यूनिट दे रखी हैं उनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, उनको ड्राइव कर सकते हो। तो दूसरा मात्रक क्या हुआ आपका, व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। हम कुछ यूनिटें ड्राइव करेंगे जो आपकी यूज होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो चैप्टर का नाम लगाइए सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं आज के टाइम में, मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो हमारा आज का रहेगा व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक अपने आप ही सबसे पता चल रहा है, किसी से उत्पन्न, ठीक है। तो जैसे देखो हमें कुछ पता था, जैसे हम लेंथ किस में मापते थे, मीटर में, ठीक है। अच्छा, एरिया किस में नापते थे, क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर में, यही करते थे ना, ठीक है। उसी प्रकार किलोग्राम किस में नाप, किलोग्राम, मास, भार किस में नापते थे, मास, मास किस में मापते हो, किलोग्राम में, ठीक है। इसी तरह से हम मापते थे। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि इनके लिए कुछ प्रीफिक्स यूज होते थे, ठीक है। जैसे 10 टू पावर -2, 10 टू पावर -2, इसको क्या बोलते थे, सेंटी, ठीक है। तो जैसे सेंटीमीटर, तो अगर लिखा हुआ है 1 × 10 टू पावर -2, तो आप बोलोगे, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, 1 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब 10 टू पावर -2, ठीक है। तो कन्वर्जन में यूज होती हैं ये यूनिटें। उसी प्रकार से एक आता था 10 टू पावर -1, इसको क्या बोलते थे आप, डेसी, है ना। और 10 टू पावर -3 को क्या बोलते थे, मिली, ठीक है। और 10 टू पावर 3 को क्या बोलते थे, केजी, ठीक है। तो ये आपके मात्रक होते हैं। उसी तरह से वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम का तो वहाँ मात्रक नहीं था, मूल मात्रक, तो वॉल्यूम का आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखो, चलो पहले हम क्या करते हैं, डेंसिटी का कर लेते हैं, ठीक है, घनत्व का। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है भार, मास बटे आयतन, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, भार किस में नापते हैं, केजी में, और आयतन की ऐसा यूनिट क्या है। अब देखो सपोज दैट मैं किसी को बोलूं ये क्यूब है, ये एक क्या है, क्यूब है, घन है। मैंने बोला इस घन का आयतन बताओ, ये कमरा है, इस कमरे का आयतन बताओ, ठीक। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई इसकी लंबाई इतनी है, इसकी चौड़ाई भी इतनी है,
और इसकी हाइट इतनी, मतलब मैंने बोला इसकी 1 मीटर क्या है इसकी लंबाई, 1 मीटर क्या है चौड़ाई और 1 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई। तो आप बोलोगे आयतन क्या होता है, तो आपको आयतन का फॉर्मूला होना चाहिए। तो आयतन बराबर क्या होता है, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। कितनी है लंबाई, तो आपने बोला 1 मीटर, इसकी कितनी बोली 1 मीटर, हाइट कितनी बोली 1 मीटर, तो आंसर कितना आ गया 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आयतन की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो kg, अब ऊपर जाएगा ये तो मीटर -3, ये घनत्व का मात्रक हो गया। समझ में आया। ठीक, इसी तरह से हम निकालेंगे आयतन का। ठीक है, आयतन का मात्रक जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है बच्चों, इसका है मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन आप मीटर क्यूब में तो हर जगह नहीं नापते हो, आप तो जनरली लीटर यूज करते हो। तो आयतन क्या आप कौन कौन, मीटर क्यूब हो गया, आप लीटर यूज करते हो, ml यूज करते हो, डेसीमीटर क्यूब या यूज करते हो, सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं। तो इतनी यूनिट आप करते हो। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है, आपस में इनका क्या रिलेशन होता है, मीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर बार कितने मीटर क्यूब होते हैं, लीटर कितना होता है, डेसीमीटर क्यूब कितना होता है, सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है। ठीक है, ये जानेंगे ये क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन वाले टर्म करोगे, नॉर्मलता मोलरता, वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा यूजेज होने वाली है। ठीक है, ये जो वॉल्यूम की टर्म आपको कन्वर्जन करने पड़ेंगे वहाँ पे, उसको लीटर में लाना है या ml में लाना है। ठीक है, तो आप देखिए मैं उसको आप करता हूँ। देखो सबसे पहले आप जो जानते हैं, जानते क्या हैं आप ये जानते हो कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml। बच्चों जब 1000 ml होता है, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, या हम जिसको बोलते हैं सीसी। ठीक है, आप पढ़ते हो ना इतना सीसी का इंजन है। ठीक है, सीसी मतलब सेंटी का भी क्यूब, मीटर का भी क्यूब होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक रिलेशन तो आपको मिल ही जाता है कि भाई जब 1000 ml बराबर 1000 सीसी के, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि 1 ml किसके बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। समझ में आया। ठीक है, तो देखो जब कभी सीसी में आपको वॉल्यूम दे रखा हो, समझ जाना वो ml के बराबर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देखें। अच्छा, इसके बाद देखो हम आगे रिलेशन बढ़ाते हैं। जब 1 लीटर बराबर कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, पता है। अच्छा, सेंटी कितना होता है, अगर मैं वैल्यू रखूँ यहाँ, सेंटी आपने लिखा 10⁻² होता है, सेंटी की वैल्यू रख दो ना, सेंटी मतलब इसका भी क्यूब होता है बच्चों। ठीक है, इसका भी क्यूब होता है, तो सेंटी की वैल्यू रख दो। तो देखो इसको मैं ऐसे रखता हूँ 1000 इंटू 10⁻², और इसकी पावर कितनी है 3 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको और आगे ले जाएं थोड़ा, देखो इसको ये इसका कितना है 10⁻² की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1000 ठीक है इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब दिखाई पड़ रहा है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10⁻3 लिख सकता हूँ ना, kg है 10⁻3 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक, तो पावरें जब गुणा में होती तो क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो 6 में से 3 के धन ऋण का क्या होता है ऋण, अरे भाई ये ऐसा होगा ना 10 बेस है, इसकी पावर 3 है और धन और -6 ऐसा होगा ना ये, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ठीक कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस पावर को नीचे ले जाऊँ मैं, तो ये 1/10⁻³ हो जाएगा और मीटर क्यूब। ठीक, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1/1000, अरे भाई मैंने लिख दिया 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मेरे को बोले कि 1 लीटर, देखो ये इधर 1 लीटर बराबर कितना आया 1/1000 मीटर क्यूब ऊपर लिख दो। ठीक है,
मीटर क्यूब। तो देखो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा 1000, इसको उधर ले जाओ 1000 लीटर के। एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब समझे, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, उसमें कितना आता है 1000 लीटर आता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अच्छा, हम और किस में नापते हैं, डेसीमीटर क्यूब में भी नापते हैं। तो देखो डेसी भी निकाल लो, ये 10⁻³ है। अगर बच्चों मैं इसको ऐसा तो लिख सकता हूँ, इसको और आगे ले आऊँ, यहाँ से ये पता चल गया ना 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 10⁻⁻1। डेसी बराबर क्या होता है 10⁻⁻1। अच्छा, इसका क्या है क्यूब और ये क्या है मीटर क्यूब। तो देखो ये हो गया डेसी, ठीक है, तो ये क्या हो गया डेसी, 1 डेसी मीटर क्यूब। अब भाई डेसी का भी क्यूब होता है, ठीक है, तो 10⁻⁻1 क्या हो गया डेसी, और इसका क्यूब डेसी मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो आप रिलेशन लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, ठीक है, कि 1 लीटर बराबर होता है 1000, या लिखा हुआ है मैंने यहाँ, ठीक है, सीसी, या यहाँ पे लिख दो 1/1000 मीटर क्यूब, या आया भी यहाँ पे मीटर क्यूब, ठीक, या 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन होता है 1 लीटर का। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1/1000 मीटर क्यूब होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए बच्चों। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको आने ही चाहिए, तभी जाके आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। ठीक है, मैं वही करा रहा हूँ जो आपकी आवश्यकता है। बहुत सारे कन्वर्जन आप किताब पे देखना, हर कन्वर्जन आपको मिलेंगे। ठीक है, फिजिक्स में भी आपके यूज होंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, 1 ml 1 cc के बराबर होता है, cc भी बोलता है उसको। ठीक है, तो ये आपका आयतनोलक है, नोट किया। ठीक है, पॉज करके नोट करते रहे। ठीक है, मिटा दें, ओके। अच्छा, इसी तरह से हमारी दूसरी यूनिट होती है यूज दाब की। ठीक है, दाब की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, हर कोई ये इनको क्लास में बताता नहीं है, है ना, कि बच्चा फिजिक्स में पढ़ लेगा, लेकिन हम जो सिलेबस में है हम उसको आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो अगला आता है दाब का। ठीक है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की। अच्छा, प्रेशर, देखो प्रेशर की आप बहुत सारी यूनिट यूज करते हो। देखो प्रेशर, दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, यही होता है ना। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल यही होता है। ठीक, फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, अगर बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है 1 पास्कल के बराबर, पीए। ठीक है, पास्कल किसके बराबर होता है पास्कल। अच्छा, ठीक है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है मास। मास जानते हो, द्रव्यमान। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत होती है। द्रव्यमान गुणा गया त्वरण, यही होता है एक्सीलरेशन, बटे क्षेत्रफल। समझ में आया। अच्छा, द्रव्यमान का पता है हमें, क्षेत्रफल का मात्रक पता है। त्वरण बराबर क्या होता है, ठीक है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, बेग। वेलोसिटी क्या होता है बेग, बटे अभी क्षेत्रफल तो रहेगा ही, ठीक है, इंटू समय। ठीक है, अच्छा, और आगे चलो थोड़ा। बेग बराबर क्या होता है चाल। अरे भाई बेग क्या है, चाल ही तो है। तो चाल बराबर क्या होता है द्रव्यमान, ये होगा द्रव्यमान रहेगा, इंटू बेग बराबर चाल बराबर क्या होता है दूरी। ठीक, और ये चीज़ रहेगा क्षेत्रफल, समय, और इंटू दूरी बटे समय। ठीक है, समझ में आया। तो इसको मैं अब लिख लूँ, द्रव्यमान को लिखते हैं हम सिंबल m से, दूरी को लिखते हैं d से, क्षेत्रफल को a से, इंटू
टाइम, टी का स्क्वायर, समय गुणा के समय, समय का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मात्रा बनेगा, मास किस में होता है, केजी में, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, एरिया का मात्रा क्या होता है, क्षेत्रफल का, मीटर स्क्वायर सॉरी, और टाइम का क्या होता है, सेकंड स्क्वायर। समझ में आया। 1 मीटर से 1 मीटर कटा तो क्या बचा, केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये भी एक दाब का मात्रक है। ठीक है, अब देखो ये भी 1 पास्कल के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि केजी, चाहे ये लिखो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ये भी किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर, 1 पास्कल के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये 1 पास्कल के बराबर है। तो अगर देखो ये यूनिट तो हमारी यूज होती है कहाँ, फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर। लेकिन हम तो रासायनिक विज्ञान पढ़नी है भाई, है ना, हमारा फिजिक्स से क्या लेन देना, दूर दूर तक हमारा फिजिक्स से कोई हमारा रिश्ता नहीं। ठीक है, हम तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो कैसे जाएं हम फिजिक्स से केमिस्ट्री की ओर, फिजिक्स से केमिस्ट्री की ओर किस तरह से जाएं। ठीक है, तो देखो ये हम फिजिक्स में करते हैं यूज़। केमिस्ट्री की तरफ देखो, केमिस्ट्री में अब जो प्रेशर की ना बहुत सारी यूनिट होती हैं, मैं पहले लिख देता हूँ कौन कौन सी। देखो, एक तो आप करते हो यूज़ एटीएम, ठीक है, एक आप यूज़ करते हो पास्कल, ठीक है, पास्कल, एक आप करते हो बार, ठीक है, एक आप करते हो टॉर यूज, एक आप करते हो mmHg, एक आप करते हो CmHg। ठीक है, इतनी यूनिट यूज होती हैं प्रेशर की। ठीक है, इतनी यूनिट होती हैं। पास्कल हमने पढ़ी, पास्कल फिजिक्स का है। ठीक है, लेकिन हमें पास्कल में भी दाब दिया जा सकता है। तो हम जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं प्रेशर, वो होता है बच्चों एटीएम, है ना, एनी टाइम मनी, है ना। बहुत सारे बच्चे सुनेंगे अरे एटीएम तो क्या है, एटीएम कार्ड है ना, एनी टाइम मनी। ये एनी टाइम मनी नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हो, जिस प्रेशर में मैं काम कर रहा हूँ, हमारे चारों ओर जो अभी प्रेशर है वो 1 एटीएम के बराबर, या हम बोले 760 mmHg के बराबर है, या 76 सेंटीमीटर SG के बराबर। वो 1 एटीएम के बराबर प्रेशर है। जो हमारे चारों ओर अभी दाब काम कर रहा है वो क्या है, 1 एटीएम। ठीक है, एनी टाइम मनी नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो हम रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो हमको सारे जो भी यूनिट दे रखी होगी वो हमने किस में कन्वर्ट करनी है, किस में कन्वर्ट करनी है, एटीएम में। केमिस्ट्री के अंदर एटीएम में ही यूज करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखो, 1 एटीएम बराबर होता है, 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल का सिंबल है P। समझ में आया, याद रहेगी यूनिट। 1 एटीएम बराबर कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵। जब हम पढ़ते तो हमारे याद करने के लिए था 1 का मतलब 1, A का मतलब 0, देखो A 0 जैसे है, T का मतलब कैसा है 1, और M है, अगर इसको आप रोटेट कर दोगे तो कैसे हो जाएगा, 3 की तरह। ठीक है, तो आप वैल्यू को ऐसे याद रखो, 10⁵ पास्कल। ठीक है, अच्छा, एक और होता है 1 बार। 1 बार बराबर क्या, हिंदी में भी बार ही लिखोगे। ठीक है, 1 बार के बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। अगर मैं यहाँ रख दूँ 10⁵ पास्कल तो क्या हो जाएगा, 1 एटीएम बराबर हो जाएगा 1.013 बार। होगा कि नहीं होगा, इस वैल्यू को यहाँ रख दो। समझ में आया बार, इसीलिए हम बोलते हैं कि 1 एटीएम, ठीक है, लगभग 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, ये तो लगभग अगर बार में है तो 1 एटीएम के बराबर होता है। ठीक है, 1 एटीएम 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, अच्छा, और
1 ATM के बराबर 1 ATM होता है 760 mmHg के बराबर। अभी जानते हो ये क्या होता है? थर्मामीटर होता है। अरे डॉक्टर बुखार नापता है आपका, ऐसा होता है थर्मामीटर। और इसमें अंदर क्या भरा रहता है? पारा, ठीक है, पारा, ठीक है। अब इसके बहुत बड़े रीजन है। अब आपको पारा है क्यों भरा और क्यों नहीं? पानी भर देते हैं उसके अंदर, है ना। पारा इसलिए भरते हैं बच्चों, ठीक है। पारा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, ठीक है, 600 कुछ केल्विन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई। नंबर 2 बात, थर्मामीटर कांच का होता है। जब बुखार नापते हैं तो ये ऊपर चढ़ता है, और चढ़ता है नहीं, ये ऊपर चढ़ता है इस तरह से, तब नापते बुखार 101 है, 102 है, कितना है। वो जो शीशा आपने ग्लास यूज़ किया है उस पर चिपकता नहीं है, बिल्कुल सेपरेट रहता है, ठीक है, इसलिए हम पारा यूज़ करते हैं। ये पारा क्या होता है? इसमें लगे रहते हैं सेंटीमीटर के स्केल लगा रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो हम बोलते हैं कि 1 ATM प्रेशर ये होता है जब ये 760 मिलीमीटर ऊपर चढ़ता है पारा, तो वहाँ पे होता है 1 ATM प्रेशर, ठीक है। या हम बोले 1 ATM अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में क्या होगा? 76 सेंटीमीटर HG, 76 सेंटीमीटर HG, ठीक है। अच्छा, टॉर भी है। 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर, ठीक है। तो पता चल गया रिलेशन। 1 ATM बराबर इतना होता है, 1 ATM के बराबर इतना होता है, 1 ATM का इतना टॉर होता है। तो हम रिलेशन देख सकते हैं कि 1 ATM बराबर 1.013 10⁵ पास्कल बराबर 1.013 बार इक्वल टू 760 mmHg इक्वल टू 76 सेंटीमीटर HG इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है। ये रिलेशन इनमें होता है, ठीक है, ये इनके अंदर रिलेशन है। 1 ATM के बराबर कितना होता है? ये सब 1 ATM के बराबर वैल्यू। अच्छा, बात आती है ना कि चेंज कैसे करें। बात आती है चेंज कैसे करें। हाँ भाई, वहाँ तो ये जो आपको क्वेश्चन में मिलेगी mmHg में मिलेगी, या CmHg में मिलेगी, या टॉर में मिलेगी, या बार में मिलेगी, ATM में नहीं मिलेगी। हाँ, 11 पे मिल जाए, ATM दे दे प्रेशर, तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर नहीं देता है, ठीक है, इनमें देगा। तो आपको ATM में लाना, तो कैसे लाना है? जैसे देखो, जैसे मैंने बोला कि कोई भी लिक्विड या पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, उसका दाब कितना है? 152, ठीक है, CmHg है, ठीक है। तो उसका जो प्रेशर है वो किस में? ATM में बताओ। मतलब किसी पदार्थ का प्रेशर कितना है? 152 CmHg। CmHg कौन सा? ये वाला। अब आपको ATM में चाहिए तो करना कुछ नहीं है, ठीक है। जो वैल्यू दे रखी है 152 CmHg आपने रखा, बटे आपको पता है 1 ATM बराबर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर HG क्या होता है? पर ATM, यही तो होता है। अरे पर ATM, 1 ATM बराबर तो इतना, तो पर ATM लिखा आपने। तो देखो, CM से CM कैंसिल, HG से HG कैंसिल, 76 दूनी कितना होता है? 152, 2 तो क्या बचा? ATM, ठीक है। जो भी आप पे दे रखा होगा उसको इन वैल्यू से क्या कर देना है? भाग कर देना है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? ATM में, ठीक है। मैं आपको सारे चीज़ इसी चैप्टर में, मैं फर्स्ट चैप्टर में बहुत टाइम लेता हूँ, क्योंकि आपका फंडामेंटल चैप्टर है। इसमें अगर आप एक कंसेप्ट क्लियर है तो आगे तो सारी थ्योरी आप अप्लाई करनी है फटाफट, ठीक है। इस चैप्टर में आपको कन्वर्जन यूनिटें बिल्कुल आनी चाहिए। मैं वो बता रहा हूँ जो ज़्यादातर आपकी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से आपको जो भी वैल्यू देगी है, जो जिसमें दे रखी है, बार में दे रखी है ना, कुछ वैल्यू दे रखी है बार में, तो उसे इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, ठीक। mmHg में दे रखी है कुछ वैल्यू, तो इसको 760 से डिवाइड कर दो, 1 ATM आ जाएगा। टॉर में दे रखी है इतने से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एक जो भी वैल्यू दे रखी है उसको भाग कर देना है इससे। तो इस तरह से आपका दाब का आप क्या निकाल सकते हो? यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। 1 ATM, ठीक है, आप यूज़ करते हो ATM में।
जो एसआई यूनिट है वो क्या है आपकी एटीएम। तो नोट किया, आप इसको नोट करें, ठीक है, पॉज करके नोट करते रहें। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान रखना इसी चैप्टर में आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पे आपने क्या बनाना, असाइनमेंट है आपके लिए। रासायनिक संयोजन के नियम, ये आपके लिए असाइनमेंट है। आपने, क्योंकि देखो इस बार इस सिलेबस से आपके शायद कट हो जाएंगे, ठीक है, नहीं रहेंगे, लेकिन आपको आने चाहिए। तो आप बुक से देख के रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, विकर्ण अनुपात का नियम, एवोगाद्रो का नियम, ये नियम आपने लिखने हैं विद एग्जाम्पल। ये आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है। ठीक है, तो क्या है आपके लिए होमवर्क है, तो ध्यान दें प्रॉपर आप उनको मेरे को। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, जो आप फेयर कॉपी में कर रहे हो, ठीक, वो उसकी फ़ोटो आप मेरे को डेली भेजेंगे। ये आप नोटिस कर लें, ये मत सोचना कि आप लेक्चर चल रहे हैं आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आपने जो यूनिट मैंने यहाँ बताई, कुछ और यूनिट यहाँ आपने बुक से करनी है। ठीक है, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, तो आपको फिजिक्स में मदद करेगा ना वो चीज़। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के आपने, ये आपका असाइनमेंट है। जितने भी नियम हैं विद एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल ऐसे होने चाहिए जो आप समझें उसमें। ठीक है, दे रखे एग्जाम्पल आप, तो आप क्या समझते हो उनसे। ठीक है, आपको ये आने चाहिए कि दो जो कंपोनेंट होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका मास का रेशियो क्या होता है, ठीक है, किस अनुपात में वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अच्छा, इसके बाद बच्चों यूनिट हमने दाब की पढ़ ली। ताप भी हम यूज करते हो, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। ठीक है, केल्विन मतलब के। ठीक है, लेकिन हम और भी करते हैं यार, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आपको केल्विन उसमें दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, मैंने बोला सपोज दैट जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है किसी भी पदार्थ का, द्रव का, ठीक है, मैंने बोला इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। तो देखो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन बराबर होता है डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप 9th-10th में पढ़ चुके हो, प्लस 273। ठीक है, तो ऐड कर दो, तो 25 डिग्री आपने लिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो हो गया 298 केल्विन। समझ में आया? तो एक फॉर्मूला ये है केल्विन में याद करने की। अच्छा, अगर आपको केल्विन में दे रखा है और डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको। सपोज दैट आपको दे रखा है 300 केल्विन को कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में करना है। तो क्या करोगे आप, आपने क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा जो भी केल्विन, 300 केल्विन माइनस क्या कर देना है 273। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 300 में से ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका क्या निकल जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो आपको आते हैं सब। अच्छा, दूसरी आपकी यूज होती है डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड गुणा कर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस होता है 32। अब मैंने बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करो, फ़ारेनहाइट में बदलो। ठीक है, तो मैं सब 25 डिग्री पे निकाल रहा हूँ। तो देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 9/5 गुणा गया 25 प्लस 32, 5 पंजे 25, 5 45 प्लस 32 कितना हो जाएगा 77 क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो देखो 25 डिग्री टेम्परेचर, जो 25 डिग्री है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, 298 केल्विन में होता है और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है,
अच्छा 0 डिग्री केल्विन कितना होता है? 273। ठीक है, तो देखो अगर पानी का मैं बात करूँ, देखो पानी स्केल तो है, ये भी एक स्केल है ना। ठीक है, फर्स्ट हमने बोला डिग्री सेंट, पानी का देखो, अगर मैं पानी की बात करूं H2O की, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा उबलता कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उबलता 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा अगर मैंने बोला केल्विन में, तो ये केल्विन, ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो ये केल्विन का है, केल्विन में। अगर मैंने बोला ये कितना हुआ, कितना केल्विन है, तो ये होगा 273 केल्विन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट पानी का केल्विन में। अच्छा उबलता कितने पे? 100 डिग्री पे, तो 273 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। तो 373 केल्विन पे उबलता है। अच्छा फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट का ये वाला स्केल, तो 273 है, 0 डिग्री है, तो जो 0 डिग्री पे रख दिया आपने, तो ये 9/5 यहाँ पे 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, पानी का। अच्छा उबलता कितने पे? 100 डिग्री पे, तो 100 रखो यहाँ पे, 100 रखो तो 5 20 और 20 नंबर 180 और प्लस 32, 180 और 20 कितना हुआ? 200, ठीक, 200 और 212, ठीक है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो ये फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, केल्विन में कैसे बदलते हैं, फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट थी कन्वर्जन की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या होती है? मापन में अनिश्चितताएं होती हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? वैज्ञानिक संकेतन पढ़ेंगे, ठीक है, साइंटिफिक नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे? गुणा भाग जोड़ घटाना किस तरह से करते हैं, ठीक, साइंटिफिक बड़ी डिजिट को छोटा कैसे लिखते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, तब उसके बाद हमारे पास हम जाएंगे एक्यूरेसी वगैरह वगैरह पर। ठीक है, शायद ये हटे हैं, मैं कंफर्म कर लूँगा, अगर हटे होंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सीधे मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करेगा आगे आपका सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना असाइनमेंट जरूर दिखाएं, जो मैंने आपको इस लेक्चर में दिया है उस असाइनमेंट को आप ज़रूर करें। ठीक है, इन यूनिटों को, कुछ और यूनिटें भी हैं उनको आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।